अध्याय 181 कस्बा। सुबह 10 बजे सूरज तेजी से चमक रहा था। एक रात की घबराहट भरी सतर्कता के बाद दिन के उजाले के आगमन से अनंत ट्रेन में राहत की भावना आई। तनावपूर्ण और चिंतित माहौल आखिरकार थोड़ा कम हुआ। चूंकि ट्रेन के दरवाजे बंद थे, पूनम ने पानी और भोजन वितरित करते हुए डिब्बों के अंदर रहने वाले क्षेत्र को बेहतर बनाने में समूह का नेतृत्व किया। रात भर सो चुकी रजिता जल्दी उठी और हथियारों के अपने स्टॉक को छांटने के लिए अपने भाई के साथ कार नंबर 5 में शामिल हो गई। राघव केवल 3 घंटे ही सो पाया था, लेकिन वह कुछ तरोताज़ा महसूस कर रहा था। जैसे ही वह रहने वाले क्वार्टर से बाहर निकला, उसने देखा कि कीकी पहले से ही सूचना केंद्र में बैठी है, ब्रेड चबा रही है, जबकि पास के कस्बे की टोल लेने के लिए एक ड्रोन चला रही है। जब उसने राघव को कार नंबर 2 में प्रवेश करते देखा तो कीकी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उस पर एक नज़र डाली। उसके होंठों के कोने एक जानकार अभिव्यक्ति में घुमावदार थे, इससे पहले कि वह जल्दी से स्क्रीन की ओर मुड़ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राघव को तुरंत लगा कि उसकी नज़र में कुछ गड़बड़ है। वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। क्या उसने कल रात उसे चुंबन चुराते पकड़ लिया था? अगर ऐसा है तो कीकी के दिमाग में वह अब निर्विवाद रूप से एक पूरा बदमाश था। तुम जाग गए? उसी क्षण पूनम पास आए और कहा, केवल कुछ ही घंटे सोए। राघव कुछ कहने ही वाला था, लेकिन पूनम को आते देख उसने अपना गला साफ किया और जवाब दिया, काफ़ी है। मैं बहुत देर तक नहीं सो सकता। अब जब दिन का उजाला हो गया है, मैं कस्बे की जांच करने के लिए एक समूह ले जाने की योजना बना रहा हूँ। मैं जाना चाहती हूँ। मैं भी जाना चाहती हूँ। रजिता गलियारे से नीचे भागी, उसका चेहरा उत्साह से भरा था। तुम रुक रही हो? हमें किले को संभालने के लिए लोगों की ज़रूरत है। अगर तुम वास्तव में ट्रेन से उतरना चाहती हो तो दूसरों के साथ जाओ और किसी भी उपयोगी चीज़ के लिए मालभाड़ा स्टेशन के आसपास की टोल लो, राघव ने कहा। उफ, रजिता निराश लग रही थी। ठीक है, फिर तुम लोग सावधान रहना। ओह ठीक है। राघव को अचानक कुछ याद आया। उसने विनिर्माण सुविधा से सामग्री इकट्ठा की और तेजी से काम पर लग गया। लगभग 10 मिनट बाद एक चिकना काला थंडरस्टॉर्म में एक ग्रेनेड लॉन्चर ताज़ा इकट्ठा किया गया। वाह! रजिता की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने राघव के हाथों से उत्सुकता से हथियार छीन लिया। असंभव, राघव जी, तुमने कब से इस तरह की चीज़ बनाना सीखा? ग्रेनेड लॉन्चर छोटी रजिता के लिए बड़ा लग रहा था, फिर भी राघव ने देखा कि उसने इसे आश्चर्यजनक सहजता से संभाला। तुम इसे ऐसे पकड़े हुए हो जैसे कुछ भी नहीं है। क्या इसे भारी होना चाहिए? रजिता ने इसे थोड़ा उठाया और कंधे उचकाए। मेरे पुराने वाले से थोड़ा भारी है, लेकिन इसमें एक बार में 6 राउंड लोड होते हैं, ये बहुत बेहतर है। उसकी पिछली निराशा तुरंत गायब हो गई और वह अब अपने नए हथियार को उत्साह से जकड़े हुए थी, उसे नीचे रखने में असमर्थ थी। पूनम राघव की ओर मुड़ी। तुम बाकी टीम को कैसे व्यवस्थित कर रहे हो? तुम ट्रेन के चारों ओर सफाई करने के लिए एक टीम लो। रजिता और हारू आपूर्ति के लिए मालभाड़ा स्टेशन की जांच करेंगे। मैं कीकी, सुमी और राज के साथ क्षेत्र की टोल लेने के लिए 2 अलग अलग टीमों में कस्बे में जाऊंगा। अभी भी बोर्ड पर गैर लड़ाकू थे, जिनमें रिया और रहने वाले क्वार्टर में महिलाएं शामिल थीं। राघव ने प्रोजेश, आग प्रकार की क्षमता उपयोगकर्ता, को पीछे छोड़ने का फैसला किया। प्रोजेश वैसे भी इधर उधर भागने वालों में से नहीं था, वह धूप सेंकने और चाय बनाने को प्राथमिकता देता था। साथ ही वह मजबूत था, जो उसे ट्रेन के लिए एक आदर्श अभिभावक बनाता था। जहां तक सुमी की बात है, वह अत्यधिक कुशल, सतर्क और तेज थी। राघव ने उसके और राज के लिए कस्बे के बाहरी इलाके की जांच करने की योजना बनाई, क्षेत्र की भयानक संस्थाओं को पीछे हटाने की क्षमता के बारे में कुछ भी असामान्य खोजने के लिए। एक और बात, राघव ने कॉकपिट पर नज़र डालते हुए कहा। प्रत्युत्तरकर्ता और संचार उपकरणों पर नज़र रखें। अगर कुछ होता है तो मुझे तुरंत बताएं। समझ गई। ओह हाँ, हथियार स्टेशन अब पूरी तरह से तैनात है। यदि आवश्यक हो तो आप इसे स्वचालित फायर मोड में बदल सकते हैं। निदेशक डिंग ने पहले ही हमारे कर्मियों की चेहरे की पहचान और महत्वपूर्ण जानकारी को मित्र या शत्रु प्रणाली में पंजीकृत कर दिया है। अगर आप निश्चित नहीं हैं कि लक्ष्यीकरण प्रणाली का उपयोग कैसे करना है तो रजिता से पूछें, मैंने उसे आज सुबह सिखाया था। कीकी ने ये लापरवाही से जोड़ा, लेकिन पूनम पूरी तरह से हैरान रह गई। तुम्हारा मतलब है वह बड़ी तोप? राघव ने सिर हिलाया। बस एहतियात के तौर पर। आपके पास अब बोर्ड पर रक्षात्मक उपाय हैं। भले ही दिन का समय था, ट्रेन के हथियार स्टेशन के पूरी तरह से चालू होने के साथ रक्षकों को इसका उपयोग करना जानना आवश्यक था। अगर परेशानी आती है तो वे आवरण आग के लिए CIWS पर भरोसा कर सकते थे। समझ गई। पूनम ने थोड़ा भावुक महसूस करते हुए सिर हिलाया।
अतीत में जब उसे ट्रेन की रखवाली करनी पड़ती थी तो वह केवल एक रिंच को जकड़ सकती थी और राघव के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर सकती थी। लेकिन अब उनके पास एक सशस्त्र दस्ता था और यहाँ तक कि बोर्ड पर रक्षात्मक तोपें भी थीं। उनकी गोलाबारी और सुरक्षा में भारी सुधार हुआ था। राघव की व्यवस्थाओं के साथ पूरी टीम तैयार हो गई। युद्धकर्मियों ने कार नंबर 5 और कार नंबर 11 के स्वचालित दरवाजों के पीछे अपनी स्थिति ले ली। राघव के उन्हें खोलने का इंतजार कर रहे थे। सतर्क रहें, यहाँ अन्य उत्तरजीवी हो सकते हैं, मित्र या शत्रु, हमें अभी तक नहीं पता, सावधान रहें, राघव ने संचार पर चेतावनी दी। ब्लास्ट प्रूफ दरवाजे तेजी से खुले। हालांकि बाहर की धूप चकाचौंध कर रही थी, एक भूतिया ठंडक अंदर आ गई। लोगों से भरे ट्रेन के डिब्बे बाहर की भयानक ठंड की तुलना में गर्म हो गए थे। हथियार उठाए, टीम तेजी से उतर गई। राघव ने इशारा किया और चिराग, नीतू और अन्य विकसित लड़ाके गठन में फैल गए, प्लेटफॉर्म के आसपास की स्कैनिंग कर रहे थे। रजिता अब अपने नए हथियार से लैस प्रोजेश के ठीक पीछे चली गई क्योंकि वे ट्रेन से उतरे। कार नंबर 11 से नीचे उतरने वाला रैंप नीचे उतरा और राज ने एक बुलेटप्रूफ ऑफ रोड वाहन को प्लेटफॉर्म पर चलाया। सुमी यात्री सीट पर चढ़ गई और राघव की ओर मुड़ी। राघव, सावधान रहना, इस तरह के कस्बों में छिपे लोग आमतौर पर अराजक प्रकार के होते हैं। मुझे पता है, राघव ने सिर हिलाया, रेलवे के पार इशारा करते हुए। राज, सुमी, परिधि की जांच करें। इस सुरक्षित क्षेत्र की सामान्य सीमा का पता लगाएं। यदि यह क्षेत्र वास्तव में भयानक संस्थाओं को पीछे हटाता है तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसका कारण बन रहा हो, या तो कस्बे के भीतर ही या इसकी सीमाओं के साथ। सुरक्षा कारणों से राघव ने पहले नियमित दस्ते के सदस्यों को अंदर नहीं भेजा। वह उन्हें तोप का चारा के रूप में इस्तेमाल नहीं करने वाला था। समझ गया, राघव भाई। राज ने इंजन चालू किया और प्लेटफॉर्म से चला गया। रूम, चलो चलें। इस बीच कीकी ने आखिरकार अपनी लंबे समय से अप्रयुक्त मोटरसाइकिल निकाली थी। उसने इंजन को तेज किया और राघव को अपने पीछे सवारी करते हुए कस्बे की ओर बढ़ गई। अनंत ट्रेन की भारी रखवाली की गई और एक बार जब राघव और सुमी की टीमें चली गईं तो पूनम भयानक संस्थाओं के साथ कल रात की लड़ाई से बचे खून और अवशेषों को धोने के लिए एक दल का नेतृत्व करने के लिए काम पर लग गई। दुर्गंध भयानक थी और राघव को लंबे समय से संदेह था कि ऐसी गंध रात में प्राणियों को आकर्षित कर सकती है। सर्वनाश दिवस के बाद से उसने अपने आश्रय को साफ करने और दुर्गंध हटाने की आदत विकसित कर ली थी, कुछ ऐसा जिसे पूनम भी सराहना करने लगी थी। उसने सुनिश्चित किया कि ट्रेन यथासंभव स्वच्छ रहे। ठीक है, चलो उन गोदामों की जांच करें। रजिता, हालांकि छोटी थी, एक बॉस की तरह काम करती थी। धूप का चश्मा पहने और थंडरस्टॉर्म में एक ग्रेनेड लॉन्चर हाथ में लिए वह प्रोजेश तक चली गई। इस बीच प्रोजेश ने अभी अभी एक कुर्सी लगाई थी, धूप में आराम करने के लिए तैयार। रजिता ने उसे एक तिरछी नज़र मारी। आलस करना बंद करो, क्या तुम चाय की पत्तियां नहीं खोज रहे थे? अभी भी चाहिए या नहीं? प्रोजेश ने अपनी बाहों को पार किया और आलस्य से कसकर बंद गोदाम के दरवाजों को देखा। एक मुस्कान के साथ उसने कहा, मूर्ख, जाहिर है ये जगह रसायन रखती है, वहाँ चाय का कोई रास्ता नहीं है। रजिता भड़क गई लेकिन फिर अचानक शरारती ढंग से मुस्कुराई। ठीक है, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं बस दूसरों के साथ चली जाऊंगी। अगर मैं कुछ डाकुओं द्वारा मार दी जाती हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं। लोग बस कहेंगे कि शक्तिशाली अग्निदेव सब बात थे, बस एक धोखा, सब भोंकने वाला और काटने वाला नहीं। अध्याय 182 सिनेमाघर। एक धोखा, बस बातें ही बातें, सिर्फ दिखाने के लिए। प्रोजेश की मुस्कान तुरंत जम गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया जैसे रजिता के हर शब्द ने एक सटीक नस पर प्रहार किया हो। रजिता ने अपनी आंख के कोने से उस पर एक नज़र डाली, ये देखते हुए कि उसके शब्दों का क्या असर हुआ था, इसलिए उसने आग को और भड़काया। एक छोटी लड़की की रक्षा भी नहीं कर सकता, फिर भी पूरी मानवता को बचाने का सपना देखता है। फट, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो रेंगने के लिए एक छेद ढूंढता। लेकिन है, कम से कम तुम्हारी अग्नि क्षमता उपयोगी है, तुम एक मानव हीटर की तरह लोगों की सीटों को गर्म कर सकते हो। चुप रहो। प्रोजेश दांत पीसते हुए खड़ा हो गया, उसकी नसें तन गईं। उसने आगे गोदाम की ओर नृशंसता से इशारा किया। ठीक है, एक कमबख्त गोदाम चुनो। अगर मैं अंदर के हर चूहे, तिलचट्टे और कीट को जला नहीं देता तो मैं उनके स्वच्छता मानकों को उत्कृष्ट मानूंगा। रजिता मुस्कुराए, अपने धूप का चश्मा समायोजित किया, फिर नाटकीय ढंग से अपना हाथ आगे हिलाया। आगे बढ़ो, अग्निदेव। मोटरसाइकिल सुनसान सड़क पर चल रही थी, सुनहरी धूप में हरे भरे पेड़ों से घिरी हुई थी। राघव पिछली सीट पर बैठा था, आगे कस्बे की आकृति को देख रहा था।
कस्बे से ज्यादा दूर नहीं एक बड़ा रासायनिक संयंत्र दिखाई दे रहा था, जिसमें ऊंचे रिएक्टर और आसवन कॉलम थे। सामान्य तौर पर इस आकार का एक रासायनिक संयंत्र आवासीय क्षेत्रों से बहुत दूर बनाया जाएगा, राघव ने टिप्पणी की। लेकिन यहाँ ये व्यावहारिक रूप से बगल में है, कीकी ने जवाब दिया। हो सकता है कि यही कारण हो कि भयानक संस्थाएं अंदर नहीं आ सकती, किसी तरह का रासायनिक रिसाव। राघव ने आह भरी, अपने कान की नसें रगड़ते हुए। राक्षस अंदर नहीं आ सकते, लेकिन हम आ सकते हैं। तो असली राक्षस कौन है? कीकी मुस्कुराए। जरूरी नहीं टिल्डर, ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें मनुष्य सहन कर सकते हैं लेकिन वे नहीं कर सकते। क्या तुमने वे एलियन आक्रमण फिल्में नहीं देखी हैं? कभी कभी एक आम मानव वायरस भी पूरी एलियन सेना को मिटा सकता है। राघव अवाक रह गया। धिक्कार है, उसने वास्तव में एक अच्छा तर्क दिया। उसने हवा को सूंघा, किसी भी असामान्य रासायनिक गंध का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वे कस्बे की मुख्य सड़क के पास पहुंचे, कीकी ने बाइक धीमी कर दी। इमारतें दिखाई देने लगीं, कम ऊंचाई वाले घर, बंद दुकानें और सुनसान सड़कें। कुछ दरवाजे कसकर बंद थे, जबकि अन्य चराचर की आवाज के साथ खुले हुए थे, हवा के साथ हिल रहे थे। ठंड से समय से पहले पीले पड़ गए गिरे हुए पत्ते सड़कों को ढके हुए थे। सुविधा स्टोर की अलमारियां खाली थीं, धूल और फफूंदी से ढकी हुई थीं। कीकी ने वीरानी पर माथे पर बल डाला। ये जगह अजीब है, ऐसा लगता भी नहीं है कि यहाँ कोई रह रहा है। राघव आसपास की स्कैनिंग करता रहा, अंततः अपना आत्मा तरंग संसूचक बाहर निकाला और उसे सक्रिय किया। एक हल्की चमक बाहर की ओर धड़कती हुई पीछे हट गई। डायल, जो नकारात्मक में शुरू हुआ था, धीरे धीरे शून्य की ओर रेंग गया। वह अजीब था। राघव ने माथे पर बल डाला। क्या पुराना संसूचक खराब हो रहा था, या कुछ उसके रीडिंग को प्रभावित कर रहा था? सुई की गति धीमी, अप्राकृतिक लग रही थी। मोटरसाइकिल एक चौराहे में लुढ़क गई, शायद कस्बे का केंद्र। हालांकि ज्यादा केंद्र नहीं। एक छोटा सुपरमार्केट, एक बैंक और सड़क के पार एक अपेक्षाकृत बड़ा सिनेमाघर। वे उतरे और दृश्य को देखा। धूप में नहाई सड़कें भयानक रूप से निर्जीव महसूस हो रही थीं। सब कुछ क्षय में था, शांत, उजाड़। कस्बेवासियों के सड़े हुए, सूखे शव फुटपाथों पर पड़े थे, उनके कपड़े जमीन से जुड़े हुए थे। मक्खियां अवशेषों पर भन भना रही थीं। यह अजीब है, मैंने कल रात यहाँ लोग देखे थे, कीकी ने बुदबुदाया। उसने पास की एक दुकान की दूसरी मंजिल की खिड़कियों पर नजर डाली, अंधेरी, खाली। एक कपड़े की दुकान के टूटे हुए डिस्प्ले केस में कुछ मानव पुतलों के धड़ अजीब तरह से खड़े थे, उनके कपड़े बहुत पहले ही उतार दिए गए थे। उनके खाली चेहरे सीधे राघव और कीकी को घूरते हुए लग रहे थे। राघव की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। उन्होंने कल रात दोनों ने कस्बे में रोशनी देखी थी, सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई स्रोत। सतर्क रहो, राघव ने चेतावनी दी। आंखें सिनेमाघर पर टिकी हुई थीं। चलो अंदर जांच करते हैं। इस कस्बे में कोई भयानक संस्थाएं नहीं थीं, कोई ज़ोंबी नहीं थे, फिर भी कोई जीवित मनुष्य भी नहीं थे। इसका कोई मतलब नहीं था। उसने सोचा कि क्या सुमी और राज ने अपने अंत में कुछ पता लगाया था। कीकी ने सिर हिलाया। हो सकता है कि यहाँ लोग हों, बस छिपे हुए हों। राघव ने सिनेमाघर के दरवाजे धकेल दिए। नम, सड़ती हवा की एक लहर बाहर निकली। उसने मुंह बिगाड़ा लेकिन सावधानी से आगे बढ़ा। अगर यह जगह भयानक संस्थाओं को पीछे हटाती है, तो यह एक आदर्श सुरक्षित क्षेत्र होना चाहिए। यहाँ एक आश्रय भागने की तुलना में बहुत सुरक्षित होगा। लेकिन अगर कोई उत्तरजीवी नहीं है, तो यहाँ भयानक संस्थाओं से भी बदतर कुछ दुबका हुआ है। कीकी ने बीच में टोक दिया। राघव ने जवाब नहीं दिया। उसने बस उम्मीद की कि वह गलत था। सिनेमाघर की लॉबी घोर काली थी। राघव ने जल्दी से एक उच्च शक्ति वाला टॉर्च बनाया। क्लिक, एक कठोर सफेद किरण ने अंधेरे को छेद दिया। उनके सामने एक गड़बड़ी पड़ी थी, टिकट मशीनों की पंक्तियां, एक टूटा हुआ पॉपकॉर्न स्टैंड और कोने में फटे हुए तंबू। फर्श पर बिखरे हुए मानव कंकाल थे, उनके अवशेष धूल में विकृत थे। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई अभी भी जीवित है। राघव ने अपनी रोशनी चारों ओर घुमाई। जैसे ही वह जाने वाला था, राघव, कीकी अचानक फुसफुसाए, मुझे अंदर कुछ सुनाई दे रहा है। वह तुरंत मुड़ा, अपनी टॉर्च को थिएटर हॉलवे की ओर निर्देशित किया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़े। टपक टपक, कहीं अंधेरे में पानी टपक रहा था। इसके अलावा खामोशी दम घोंट रही थी। कीकी आगे तैर गई, थिएटर के दरवाजों में से एक के बाहर रुक गई। उसने उस पर इशारा किया। आवाज वहीं से आ रही थी। राघव ने सिर हिलाया, उसके हाथों के चारों ओर बिजली हल्की सी चटपटा रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से दरवाजा धकेल दिया। चर्र, जंग लगे कब्जे का राहे।
अचानक मतली पैदा करने वाली सड़ांध की एक लहर अंदर से फूट पड़ी। कीकी ने हिंसक रूप से पीछे हट गई, अपनी नाक पकड़े हुए पीछे उड़ गई, आंखें डर से चौड़ी हो गईं। राघव लड़खड़ा गया, दुर्गंध ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। उसने खून से लथपथ युद्ध के मैदानों का अपना हिस्सा देखा था, लेकिन किसी भी चीज में कभी इतनी दुर्गंध नहीं आई थी। अपनी घृणा को बलपूर्वक दबाते हुए उसने दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया, लेकिन भारी दुर्गंध के अलावा अंदर कोई हलचल नहीं थी। राघव ने अपनी टॉर्च उठाई और उसे थिएटर में घुमाया। गलियारे खाली थे, प्रोजेक्टर स्क्रीन बहुत पहले ही फटे हुए कतरों में सड़ चुकी थी। दोनों सावधानी से अंदर चले गए। कीकी करीब से पीछा कर रही थी, अभी भी अपनी नाक चिमटी से पकड़े हुए थी। इसमें बदबू आ रही है, उफ, इसमें बदबू आ रही है। शश। राघव की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने शांति के लिए इशारा किया। वे मुख्य थिएटर बैठने की जगह पर पहुंचे। राघव ने टॉर्च को सीटों की ढलान वाली पंक्तियों पर निशाना साधा, और उसी क्षण वे दोनों जम गए। कीकी ने तेज सांस ली, डर से राघव के पीछे छिप गई। टॉर्च की कठोर सफ़ेद चमक के नीचे सीटों की पंक्ति के बाद पंक्ति पर कब्जा था। हर एक सीट भरी हुई थी, लेकिन वे लोग नहीं थे, और न ही वे ज़ोंबी थे। वे कंकाल के आंकड़े थे, मांस छिल गया था, सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। सड़े हुए, फफूंदी से ढके हुए खोल सही व्यवस्थित पंक्तियों में खड़े थे, जैसे कि अभी भी एक फिल्म देख रहे थे जो बहुत पहले समाप्त हो गई थी।